बांझ एक रुला देने वाली कहानी। 14 साल की उम्र जब खेलने कूदने की होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी की लड़कियां 12-13 साल में ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी नहीं पता होता था। बस ये सोच कर खुश हो लेते थे कि नया कपड़ा मिलेगा। माँ थी नहीं, जो पिताजी ने जो कुछ घर का काम सिखाया था वही आता था। शादी का दिन भी आ गया और मैं रोती रोती डोली में बैठकर अपने ससुराल पहुंच गई। इतना आलीशान महल देखकर मन ही मन में बहुत खुश हो गई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे कलश ले आओ, बहू आ गई। और मैंने घूंघट की आड़ से सासू माँ को देखा। वो एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी मुझे। सच मानो मैं थोड़ा डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में ख़त्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया कि चलो आज रसोई बनाने की रस्म है। मैं तैयार होकर रसोई में पहुंच गई और मैंने खीर बनाई। सबने बहुत तारीफ़ की, लेकिन सासू माँ ने कमी निकाल दी, साथ ही हिदायत भी दे दी, अब बचपना छोड़कर कुछ काम काज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था, क्योंकि तभी वो बीए कर रहे थे। मेरे पति हॉस्टल चले गए। अब मैं अकेली रह गई अपने सास ससुर के साथ। बीच बीच में मेरे पति मुझे चिट्ठी भी लिखते थे, लेकिन पहले सासू माँ लेती, फिर मेरे पास आता था। कम उम्र होने की वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़। हाँ, वही आम का पेड़ जो पीछे घर के आंगन में लगा था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का घर भी बना था, पर वो पेड़ फल नहीं देता था, इसीलिए सारे हवेली वाले उसे बांझ कहते थे। पर न जाने मुझे उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब भी मैं खाली होती तब मैं यहाँ आ जाती थी। इस पेड़ के नीचे मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। मेरे पति की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। आज वो वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से तैयारी में लगी हुई थी। खुद ही रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी। अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार करके अपने आप को पूर्ण स्त्री की तरह महसूस हो रहा था। मांग का सिंदूर अलग ही लालिमा लिए हुए था। शायद ये लालिमा मेरे चेहरे पर भी बिखरी हुई थी। तभी तो सासू माँ ने कहा कि आज अपनी नज़र उतरवा ले। मेरे पति आ गए। हवेली की हलचल से पता चल गया था मुझे। खाना पीना खाकर सब आराम करने चले गए थे। मैं शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी मेरे पति ने मुझे एक तोहफा दिया, लाल रंग की साड़ी। पर मेरे लिए तो मेरे पति का घर आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की। उसमें कुछ बातें शिकायतें थी और कुछ प्यार भरी। समय बीतता गया। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। वो बीमार हैं। मेरे पति मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोक कर रखा था और मुझे छोड़कर अब इस दुनिया से चले गए। भीगी आंखों से अपने पिताजी को मैंने विदा किया। अब मेरे पति और उनके घर वाले यही सिर्फ मेरे अपने रह गए थे। समय गुजरता गया। मेरे पति की लॉ की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब वो सरकारी वकील कहलाने लगे। मेरे पति की नौकरी भी लग गई थी, लेकिन भगवान ने मुझे अभी संतान नहीं दिया। सासू माँ दबी दबी आवाज़ में बोलती थी, लेकिन अब उन्होंने भी अपना रुख कड़ा कर लिया। मेरे पति अपने काम में ही व्यस्त रहते और मेरी सास दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि हवेली की बहू बांझ निकली। ये बात तीर की तरह चुभती थी मुझे। सिर्फ आंसुओं से अपना दिल हल्का करती थी। मेरे पति मुझे बहुत समझाते, लेकिन लोगों की बातें अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही थी। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, 19 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया था। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं। फिर माँ के गुजर जाने के बाद पालन पोषण भी अच्छे से नहीं हो पाया। जब मेरे पति खाने पर आए तो मेरी सास ने अपना फरमान सुना दिया कि हम अमर की दूसरी शादी करेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात कह दी। मुझे आप धोखा नहीं दे सकते। मुझे सोने दो, मैं थक गया हूँ, अमर ने कहा। अमर, मुझे बात करनी है आपसे। मैंने कहा ना, मुझे सोने दो, मैं थक गया हूँ। तुम लोगों की चिक से, उधर से माँ, इधर से तुम, परेशान हो गया हूँ। मन करता है आत्महत्या कर लूँ। नहीं अमर, ऐसा मत कहिए।
आपके अलावा अब कौन है मेरा। मैं सारी रात रोती रही। सुबह हुई तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शरीर से किसी ने जान निकाल दी, एक टूटी हुई औरत की तरह। सारी रात यही सोचती रही कि अमर ने भी शादी की स्वीकृति दे दी है। उसकी माँ ने किस हद तक मेरे पति को मजबूर किया था। 1 महीने के अंदर ही अमर की दूसरी शादी भी हो गई, गेंदा से। ये लड़की अमर की माँ के दूर की रिश्तेदार की बेटी थी। सास ने हाथ नचाते हुए कहा कि तुम अपना सामान दूसरे कमरे में रख लो, आज से इस कमरे में गेंदा रहेगी। कैसे मैं छोड़ दूँ ये कमरा? ये कमरा तो मेरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। फिर ये ख्याल आया कि इस कमरे में मेरे साथ रहता था, जब वही मेरा नहीं रहा तो ये कमरा कैसे मेरा हुआ। फिर आंखों में आंसू लिए सिंदूर की डिब्बी और कपड़े लिए उस मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर उस आम के पेड़ को देखने लगी। इसे किस्मत कहूँ या फिर कुछ और, अपने आप को समझाते हुए मैं मजबूत हूँ। जब ये पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। अपने विचारों से बाहर आकर मैंने अपने आप को हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए, मैंने अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के पास पेड़ लगाए और जो बाकी का समय मिलता उसमें उन पेड़ों की देखभाल करती। गेंदा एक सुलझी हुई लड़की है। जब भी वह मुझसे बात करने के लिए आती, सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती थी। अमर पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे। वो मुझसे बात तो करते थे, लेकिन एक पछतावा रहता था उनकी आंखों में। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। गेंदा के दिन खुशी से गुजर रहे थे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब गेंदा ने खुशखबरी भी सुना दिया कि वो माँ बनने वाली है। हवेली को त्योहारों की तरह सजाया गया। हवेली में खुशियों का माहौल हो गया था। सारे नौकरों को तोहफे बांटे जाने लगे। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो घर में एक नया मेहमान आने वाला है। शायद मेरी जिंदगी के बांझपन गेंदा ने पूरे कर दे। गेंदा बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसकी उम्र भी 16 साल। उससे भी बहुत तकलीफ़ होती थी। अब तो सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छे से देखभाल की जाए, जिससे उसकी कमज़ोरी दूर हो जाए। सारी देखभाल के बाद भी गेंदा का वज़न कुछ खास नहीं बढ़ा। एक दिन मैंने अमर से कहा कि गेंदा को शहर के किसी बड़े अच्छे अस्पताल लेकर जाओ और उसे दिखा दो, लेकिन सासू माँ ने मना कर दिया और बोली कि हमारे भी बच्चे घर पर ही हुए हैं और अमर वही माँ के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। एक दिन गेंदा की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। मैंने गांव के वैद्य को बुलावा भेजा। वो आ गए और उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी दी और खून की कमी भी बता दी। जब मैंने ये सब अमर को बता दिया, तब उसकी माँ ने मुझे गेंदा से दूर रहने को कहा। मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेले रहने लगी। मुझे गेंदा की चिंता सताती थी। एक दिन नौकरों में हलचल मची। आंगन की तरफ कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं भागती हुई गई और देखा तो गेंदा की डिलीवरी का समय आ गया था। हवेली में शोर मचा हुआ था। दाई अंदर थी और कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ भी आई। बधाई हो, बेटी हुई है, लेकिन कमजोरी और खून की कमी की वजह से हम गेंदा को नहीं बचा सके। ये सुनते ही मेरा कलेजा फटने लगा। मेरी सास हाय हाय करने लगी कि अब पोते का मुंह नहीं देख पाऊंगी। कैसे वंश चलेगा हमारा। उनको उस छोटी सी बच्ची का दर्द नहीं दिखाई दे रहा था, जिसकी माँ उसे अभी अभी छोड़कर चली गई। मैंने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। उसका दर्द मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। शायद जिनकी माँ नहीं होती वो बेटियाँ बहुत समझदार होती हैं। ऐसी ही ये भी थी। दूध पीते ही सो जाती थी। अमर पहले से ज़्यादा खुश रहते थे। काम से आते ही मेरे कमरे में आते और बेटी के पास कुछ देर बैठते। कुछ समय बीता। आज गेंदा की बरसी थी। मैंने पंडित जी को बुलाया था। एक छोटी सी पूजा रखवाई थी। मेरी सास का फिर से वही रोना। पंडित जी से कहने लगी कि मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। पंडित जी पूरा घर देखने चल दिए और उस आम के पेड़ के पास पहुँचे और उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोले, इसी वजह से कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पहले इस आम के पेड़ को कटवा दो। पेड़ काटने वाले आ गए। मैं दौड़कर आम के पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी, प्लीज़ इसे मत काटो। इसमें इस पेड़ की क्या गलती है। मैं रोने भी लगी। तभी किसी ने मुझे धक्का मारा और मेरे सिर में चोट लग गई। अमर से ये देखा नहीं गया
और वो मुझे अस्पताल लेकर गए। कुछ देर में मुझे होश आया। तभी अमर ने कहा, डॉक्टर क्या हम इन्हें ले जा सकते हैं? मेरी सास मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में पछतावा था। डॉक्टर ने कहा, अब ऐसा दोबारा ना हो। इनका इस हालत में गिरना ठीक नहीं है। ऐसी हालत? डॉक्टर ने कहा, अब ये माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही सब खुशी से झूमने लगे। 9 महीने तक मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा और जब डिलीवरी का समय आया तो वो मुझे घर की बजाय अस्पताल लेकर गई। फिर कुछ देर में वो पल भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। डॉक्टर ने आकर कहा कि बेटा हुआ है। मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे, पछतावे के आंसू। उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और नर्स को दे दी। अब हमारा परिवार पूरा हो गया और आम का पेड़ भी बच गया। खुशी की बात ये भी थी कि अब उस आम के पेड़ में भी फल लगने शुरू हो गए थे। हम इंसान बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। हर चीज़ का अपना एक समय होता है, लेकिन हम अपनी एक अलग धारणा बना लेते हैं। पूरी हवेली में धूम मच गई, चारों तरफ मिठाई बांटी गई और मेरे सर से बांझपन का कलंक हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ।